अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ना हमारे इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं और उन 11 चैप्टर्स का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर से हम फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे बेसिक डेफिनेशंस को। हम पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं और मैटर हमारे पास जो होता है ना, उसको स्टडी करने के लिए उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग-अलग कर देते हैं। हमारे पास मोस्टली जो मैटर है उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड ही ले लें तो उसमें वाटर कंटेंट भी है, उसमें ग्लूकोज कंटेंट भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें शामिल हैं। तो अगर हम उसको स्टडी करना चाहते हैं तो ब्लड में मौजूद सारी जो सब्सटेंसेस हैं उनको अलग-अलग करना पड़ता है। तो इस तरह से जब हम सब्सटेंसेस को अलग-अलग करते हैं तो उसमें कुछ डेफिनेशंस हमारे पास आ जाती हैं कि मतलब हम उसको मैटर कह रहे हैं, उसके बाद अगर वो प्योर है तो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं, इम्प्योर है तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जी कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उसकी आगे डिवीजन्स होती हैं, कंपाउंड एंड एलिमेंट, और कंपाउंड और एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं इनको हमने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर करना है और इसके बारे में कुछ कैलकुलेशंस भी होंगी फर्स्ट चैप्टर में। न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है और केमिस्ट्री की अहमियत का हमें उससे बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा। दूसरा हमारे पास चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। हमने अभी बात की है कि जो हमारे पास मैटर है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम अलग-अलग करते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को अलग-अलग करने के लिए हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो टेक्निक्स हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा हैं। उसके जो है ना इनिशियल बिल्कुल बेसिक टेक्निक्स जो सिंपल हैं वो हमारे इस चैप्टर में शामिल की गई हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री की सिंपल टेक्निक्स। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3 गैसेस। हमारे पास मैटर की मेन 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो जिसमें से गैसियस स्टेट में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी खसूसियात कैसी हैं, उनसे कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम गैसेस वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जगह पे हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स में हम गैसेस को यूज़ कर रहे हैं। मसलन एसी में गैसेस को यूज़ किया जाता है। गैसेस जो हैं वो कंप्रेस होती हैं, फिर कंप्रेस होने के बाद जो है वो सडनली एक्सपेंड होती हैं तो उससे कूलिंग क्रिएट होती है। रेफ्रिजरेटर्स में, एसी में हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारा कुछ जो है हमने चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर हमारे पास 4, चैप्टर नंबर 4 है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो मैटर की जो लिक्विड स्टेट है उसको हम इस चैप्टर के इनिशियल पोर्शन में लिक्विड स्टेट को कवर करेंगे कि सब्सटेंसेस क्यों लिक्विड होते हैं आगे, या सॉलिड फॉर्म में क्यों चले जाते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। उसके बाद लिक्विड्स और लिक्विड क्रिस्टल्स का भी थोड़ा सा टच है इसमें, इसके फर्स्ट पोर्शन में। और इसका जो सेकंड पोर्शन होगा चैप्टर नंबर 4 का, उसमें हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस और उसके गिर्द जो शेल्स होते हैं उन शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये बोहर का मॉडल है। आखिर एटम तो इतना स्मॉल है कि हमें नज़र ही नहीं आता, तो फिर हमें एटम का ये स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, उसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों का काम है, बहुत सारे हमारे पास जो है एविडेंसेस हैं। वो सारी चीज़ें जो है ना हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़नी है। ये बड़ा कंसेप्चुअल और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है केमिकल बॉन्डिंग, कि एटम्स जो होते हैं हमारे पास टोटल 118 टाइप के हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में हम देख सकते हैं। उन्हीं एटम्स की मुख्तलिफ कंपोजिशन से मुख्तलिफ
अरेंजमेंट में वो एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन हुए और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी से बनी हुई हैं। तो आखिर क्या लॉजिक है एटम्स के आपस में कंबाइन होने की, और जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनमें किस किस तरह की बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डिंग के चेंज होने से प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो जाती हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 में आएंगे। चैप्टर नंबर 7 है थर्मोडायनामिक्स। थर्म जैसा कि हीट से रिलेटेड है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या कोई प्रोसेस हो, लाइक हमारे पास लिक्विड वाटर का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना या लिक्विड वाटर का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, ये प्रोसेस है। या NaOH और HCl का रिएक्ट करके H2O एंड NaCl की फॉर्मेशन कर देना, ये केमिकल रिएक्शन है। तो कोई भी प्रोसेस हो, फिजिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन हो, तो उस दौरान हमारे पास क्या होता है, एनर्जी या तो सिस्टम बाहर सराउंडिंग से एनर्जी लेता है या सिस्टम जो है वो सराउंडिंग की तरफ एनर्जी को खारिज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना ये हम थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसके नतीजे में कितनी एनर्जी रिलीज़ हो सकती है या उसके नतीजे में कितनी एनर्जी जो है वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हुए रिएक्टेंट्स जो है अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये आइडिया होना हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम केमिकल रिएक्शन करवाने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कितनी एनर्जी रिलीज़ हो सकती है, या इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है तो इतनी एनर्जी हमें देना पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8 है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन से डील करता है या रिवर्सिबल प्रोसेसेस से डील करता है। एक्चुअली बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे कि हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमारे पास एक रिएक्शन है NaOH प्लस HCl एंड इट गिव्स NaCl प्लस H2O। तो क्या है, जस्ट इन दोनों को मिक्स किया और ये रिएक्शन हमारे पास हो गया, रिएक्टेंट्स मिले, प्रोडक्ट्स बन गए। इन दोनों को मिक्स करने पे ये दोनों तो नहीं बनेंगे। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ इरिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं आ सकता। इसके बाद ना हम और एग्जांपल ले लें, लाइक H2 प्लस O2 इट गिव्स H2O। कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि प्लाटिनम की मौजूदगी में हम हीट करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अगर हम प्लाटिनम की मौजूदगी में हीट कर दें तो ये वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन अगर वाटर को प्लाटिनम की मौजूदगी में हीट करें तो ये दोनों नहीं बनते। इट मीन्स ये रिएक्शन रिवर्स नहीं आ सकता इन कंडीशंस में। ठीक है ना, कंडीशंस वेरी करके मे भी पॉसिबल है ये रिएक्शन इस तरफ भी आ सके, लेकिन अगर आ सकता होगा, मसलन हम H2O इसमें हल्का सा एसिड डाल के इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें तो वापस H2 एंड O2 इससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में ना हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम चाहें तो इसे इस डायरेक्शन में, चाहें इस डायरेक्शन में प्रोसीड करवा लें। ठीक है ना, लेकिन कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि सेम कंडीशंस पे फॉरवर्ड और रिवर्स मूव करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि 10th की केमिस्ट्री में आप एक एग्जांपल पढ़ चुके हैं, 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, कि H2 रिएक्ट्स विद I2। इसको और इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हीट करने पे HI की फॉर्मेशन होती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें। ठीक है ना, अगर हम HI एक अलहदा कंटेनर में लें और HI को हीट करें तो वापस H2 एंड I2 की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस रिएक्शन में अगर हम चाहें ना कि हम इस डायरेक्शन में चले जाएं या हम इस डायरेक्शन में चले जाएं तो हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। यानी हीट करने पे ये इस डायरेक्शन में, हीट करने पे इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें ना हम कंडीशंस देखेंगे कि कंडीशंस वेरी करके हम ये इस हद तक पहुंच सकते हैं, इस लेवल तक इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इसको ज़्यादा फारवर्ड ना जाने दें या ज़्यादा फारवर्ड ले जाएं अपनी मर्ज़ी से। यानी कंडीशंस चेंज करके हम चाहें तो इसको इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में प्रोसीड करवा सकते हैं। लेकिन उसका जस्ट ये होगा कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कंडीशंस चेंज कर दी तो ये इस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोसीड कर रहा है और इस डायरेक्शन में कम प्रोसीड कर रहा है। इतनी वेरिएशन जो है हम ला सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में स्टडी करनी है। एक्चुअली ये रिएक्शंस जो होते हैं ये कंप्लीशन तक नहीं पहुँचते,
इनकी एंड स्टेट क्या होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम। जबकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन से कैसे प्रोडक्ट लेनी है, कैसे इनके साथ डील करना है, इसको हम चैप्टर नंबर 8 में कवर करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है हमारा, जो कि है सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है ना। सॉल्यूशन की एग्जांपल ले लेते हैं हम, साल्टी वाटर, पहले भी हम इसकी बात करते आ रहे हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है, ये इसमें H2O है, जस्ट सपोज 90 ग्राम H2O है, इसी में हम NaCl ऐड कर देते हैं 10 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम मिक्स करेंगे ना जब, तो NaCl थ्रू आउट मिक्स हो जाएगा सारे के सारे पानी में। इसको हम बाद में यहाँ से थोड़ा सा सैंपल लेंगे साल्टी वाटर का। तो इस सैंपल में जब हम देखेंगे ना, तो हमारे पास 10% NaCl एंड 90% वाटर, ये सिचुएशन होगी। अगर हम यहाँ से सैंपल लेंगे और देखेंगे तो इसमें भी 10% NaCl एंड 90% वाटर, यानी थ्रू आउट सेम कंपोजिशन है। इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनको हम सॉल्यूशंस कहते हैं, और सॉल्यूशंस को हम चैप्टर नंबर 9 में सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली मेन पॉइंट हमारा होगा कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसमें सॉल्यूट्स कितने हैं और उनकी अमाउंट को हम मुख्तलिफ यूनिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में हमारे पास आएंगी, इसमें कैलकुलेशंस भी होंगी, ये सारा कुछ जो है चैप्टर नंबर 9 में। इसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास है 10। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअली ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि हम रिएक्टेंट्स को मिक्स किया, रिएक्शन नहीं हुआ, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हीट करते हैं, रिएक्शन हो गया। हम कोई कैटलिस्ट डालते हैं, सनलाइट में रख देते हैं, इस तरह कंडीशंस देते हैं तो रिएक्शन होता है। तो कुछ रिएक्शंस में जो कंडीशंस होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी होती है कि रिएक्टेंट्स को मिक्स किया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो देन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। या कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हम दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं, उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जैसे कि हमारे पास जो है आम बैटरी जो हम यूज़ करते हैं, मोबाइल की बैटरी लेने चलें तो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वो हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको करवाने के लिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। जैसे कि NaOH की फॉर्मेशन 9th में आप पढ़ चुके हैं। NaCl जो है इसका सल्यूशन ब्राइन, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम NaOH हासिल करते हैं। तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से प्रोसीड करता है। उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा। या NaCl से सोडियम मेटल हासिल करना इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं और NaCl को तोड़कर सोडियम मेटल पैदा कर लेते हैं। तो ये ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। इसके बाद है चैप्टर नंबर 11, हमारा लास्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मीन स्पीड से रिलेटेड, केमिकल यानी कि केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के रेट्स के साथ हम यहाँ पे डील करेंगे। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि हम रिएक्टेंट्स को मिक्स किया, हमने कंडीशंस दी तो फौरी तौर पे प्रोडक्ट बन गई विद इन सेकेंड्स। कुछ में 1-2 मिनट, कुछ में 10-15 मिनट, कुछ में घंटे लगते हैं। कुछ रिएक्शंस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए कुछ दिन लग जाते हैं। कुछ रिएक्शंस में जो है मंथ्स, इवन ईयर्स भी लगते हैं रिएक्शंस को कंप्लीट होने में। तो रिएक्शन के रेट्स जो हैं, रिएक्शंस की जो रफ्तार है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो टाइम है, उस टाइम के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। और हम ये स्टडी करेंगे रिएक्शंस को हम कैसे स्पीड अप कर सकते हैं या कैसे उनकी स्पीड को कम कर सकते हैं। और मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं उसको भी थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कैटलिस्ट की मौजूदगी से रिएक्शन जो है वो कैसे स्पीड अप हो जाता है।